बच्चों, जैसा कि काव्य खंड में मैंने मई में आप लोगों को पढ़ाया था और अभी मैंने सिर्फ गद्य खंड पढ़ाया है, तो काव्य खंड की श्रृंखला में आज हम पाठ 5 उत्साह और अट नहीं रही, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी द्वारा रचित है, उसका अध्ययन करवाएंगे। और इसको मैंने मई में आपको पढ़ा दिया था, मगर अभी हम यहीं से शुरू करेंगे। तो जैसा कि मैं पहले कवि परिचय बताती हूँ, तो आपको कवि परिचय के विषय में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जीवन परिचय। छायावाद के प्रमुख आधार स्तंभ सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1899 में बंगाल के महिसादल में हुआ। वे मूलतः गाढ़ाकोला उत्तर प्रदेश के निवासी थे। इनके पिता राम सहाय त्रिपाठी महिसादल रियासत में कोषाध्यक्ष के पद पर तैनात थे। इन्होंने कक्षा 9वीं तक पढ़ाई महिसादल में की और इनका पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्ष से भरा था। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। सन 1961 में इनका देहांत हो गया। इनकी प्रमुख रचनाएं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते इत्यादि। निराला रचनावली के 8 खंडों के में इनका साहित्य प्रकाशित है। इनकी भाषा शैली निराला जी विस्तृत सरोकारों के कवि हैं। इनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के जगत में नए प्रयोगों की शुरुआत की। इन्होंने कविता को छंद बंधन से मुक्त कर मुक्त छंद का प्रयोग किया है। इनकी कविता में परिमार्जित तत्सम शब्दों के साथ बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग हुआ है। तो ये था इनका परिचय। अब है कविता के विषय में थोड़ा सा जानते हैं। जैसे कि पहली कविता है उत्साह। ये एक आवाहन गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला जी का प्रिय विषय रहा है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षाओं को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना की संभावना करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों ही है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखते हैं। दूसरी कविता है अट नहीं रही। ये फागुन के विषय में है, जो कि उसकी मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उत्साह दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर और ललित बना दिया है। अब हम कविता की ओर अग्रसर होते हैं। उत्साह। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगात के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। तो पहले खंड का देख लेते हैं। बादल गरजो, बादल गरजो। कवि कहते हैं कि बादलों को संबोधित करके कहते हैं कि लोगों के मन को सुख से भर दो ऐ बादल। इस तरह से खूब जोर से घेर घेर कर गरजो और बरसो। तुम्हारे सुंदर बाल केशों को कहा गया है, काले तथा घुंघराले हैं। ये कल्पना के विस्तार के समान घने हैं। अर्थात काले एवं घने बादल अत्यंत दूर दूर एक समूचे क्षितिज पर फैले हुए हैं।
कवि निराला बादलों को कवि के रूप में व्याख्यातित करते हुए कहते हैं, मतलब कवि के रूप में बादलों को बताना चाहते हैं कि तुम्हारे सुंदर हृदय में बिजली की चमक है। जैसे बादल वर्षा करके सभी को नया जीवन प्रदान करते हैं, पीड़ित प्यासे जन की इच्छा पूर्ति करते हैं, उसी प्रकार तुम यानी कवि भी संसार को नया जीवन देने वाले हो। जिस प्रकार बादलों में वज्र छिपा है, उसी प्रकार तुम अर्थात कवि भी अपनी नई कविता में अथवा भावनाओं में वज्र छिपाकर नवीन सृष्टि का निर्माण करो, अर्थात समूचे संसार को जोश से भर दो। थोड़ा सा इनके कठिन शब्दों पर ध्यान देते हैं। घोर, घोर माने होता है भयंकर, गगन आसमान, धराधर बादल, ललित माने सुंदर, विद्युत जैसा सब जानते हैं बिजली, नवजीवन नया जीवन, वज्र माने होता है कठोर और नूतन माने होता है नया। अब इसका दूसरा पैरा है। विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निगाध के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। विकल विकल माने बेचैन, उन्मन माने उदास, निदाग माने गर्मी, सकल माने सभी, अज्ञात माने अनजान लोग, अर्थात अनंत माने आकाश, तृप्त माने जलती, धरा माने पृथ्वी। इसका भावार्थ समझते हैं। कवि कहना चाहता है कि चारों ओर का वातावरण बेचैनी से भरा हुआ है, लोगों के मन भी दुखी है, इसलिए वह बादलों को कहते हैं लोगों के मन को सुख से भर दो। ऐ बादल आकाश को घेर घेर कर गरजो। संसार के सभी प्राणी भयंकर गर्मी के कारण बेचैन और उदास हो रहे हैं। आकाश की अज्ञात दिशा से आए हुए घने बादलों तुम बरस कर गर्मी से तपती धरती को फिर से ठंडा करके लोगों को सुखी बना दो, सुखी कर दो। दूसरी कविता है अट नहीं रही, जो कि फागुन के विषय में है। अट नहीं रही आभा फागुन की, सट नहीं रही, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही। अर्थात अट माने होता है समा जाना, आभा माने सौंदर्य, पर माने होता है पंख, मंद गंध माने हल्की हल्की भीनी भीनी खुशबू, पुष्पमाला फूलों की माला, पाट पाट माने होता है जगह जगह, शोभाश्री माने होता है सौंदर्य, श्री लक्ष्मी को कहते हैं। तो प्रस्तुत कविता जो है उसमें फागुन के अनुपम सौंदर्य की बात की गई है। कवि कहते हैं कि चारों ओर फागुन की शोभा समा नहीं रही है, फागुन की शोभा तन में समा नहीं पा रही है। इस समय चारों ओर फूल खिलते हैं, तुम जब सांस लेते हो उस सांस से तुम संपूर्ण प्रकृति को खुशबू से भर देते हो। वह सुगंध वातावरण में फैलकर हर घर को खुशबू से भर देती है। यह सब देखकर मन प्रसन्न हो उठता है और आकाश में उड़ना चाहता है। इस वातावरण में पक्षी भी पंख फैलाकर आकाश में उड़ना चाहते हैं। यानी कि जो फागुन का सौंदर्य है वो आँखों में समा नहीं रहा है, क्योंकि बसंत के जाने के तुरंत बाद वो ऋतु आ जाती है फागुन की, और बसंत में मनमोहक दृश्य हो जाता है पृथ्वी का, पृथ्वी दुल्हन की तरह सज जाती है। अब थोड़ा सा ये तो मैंने आपको कविता का अर्थ बताया। अब थोड़ा सा सरसरी निगाहों में दोनों कविताओं का मैं सारांश बता देती हूँ कि दोनों तरह से आपको बहुत अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ जाएं। पहला जैसे उत्साह है,
पहला जैसा उत्साह है, ये एक आवाहन गीत है जिसके माध्यम से कवि ने बादल को संबोधित किया है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की अभिलाषा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विप्लव, विध्वंस और क्रांति चेतना करने वाला भी है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। कवि निराला जी ने बादल के माध्यम से मानव को प्रोत्साहित किया है। दूसरी है अट नहीं रही। इस कविता के माध्यम से कवि ने फागुन मास की सुंदरता का मनमोहक वर्णन किया है। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि इस सुंदरता से आंखें बिल्कुल भी हट नहीं पा रही हैं। कहीं मादक हवाएं चल रही हैं और कहीं आकाश में पक्षी उड़ रहे हैं। कहीं वृक्षों और पौधों पर नए पत्ते व फूल खिले हैं। फागुन मास की शोभा इतनी अधिक है कि वह संसार में समा नहीं रही है। तो मैंने 2 बार आप लोगों को इसी वीडियो में इस पार्ट को समझा दिया है और आशा करती हूँ कि बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको अर्थ अच्छे से समझ में आ गया तो प्रश्नोत्तर करने में आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और प्रश्नोत्तर मैं आपको दूंगी।